दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल वीडियो ग्रुप में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। क्या रहा आज के दिन पूरा शेयर मार्केट का और कल क्या रहने वाला है मार्केट का मूवमेंट। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जल्दी जल्दी से कवर करते हैं सारे पॉइंट। तो 25,145 पर क्लोजिंग दी है और 53 पॉइंट की लगभग गिरावट के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.21% के साथ में। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस क्लोज कितना था, 25,198 का था और आज कितना क्लोजिंग हुआ है 25,145 का। आप देख सकते हैं यानी कि पिछली क्लोजिंग से आज नीचे ही क्लोजिंग दी है, लेकिन क्लोजिंग जो कल की थी उसके ऊपर गैप अप ओपन दिया था 25,263 पे ओपनिंग दी थी, यानी कि गैप अप ओपन हुआ था और 263 के बाद में 275 तक गया और लो लगाया 25,127 पर और उसके बाद में 25,127 के बाद में 25,145 पर क्लोजिंग दी। यानी कल की क्लोजिंग से नीचे ही आज गिरकर क्लोजिंग दी है 53 पॉइंट से। तो थोड़ा सा नेगेटिव तो शेड्यूल सेंटिमेंट हो ही गया है। हालांकि अपनी इंडियन मार्केट में दोस्तों कहीं से कहीं तक भी कोई कमी नहीं है, सिर्फ ग्लोबली की वजह से, ग्लोबल की वजह से ये सब देखने को मिल रहा है। मार्केट ऊपर भी गया था तब भी मार्केट वहीं, हमारा जो एक पोर्टफोलियो था तब भी हमारा वहीं के वहीं था और अभी भी ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन अगर आप अपना पोर्टफोलियो देखेंगे तो उसमें गिरावट देखने को लगातार मिल रही है। यानी कि पोर्टफोलियो चाहे मार्केट गिरे या मार्केट उठे, पोर्टफोलियो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे तिल के जैसे कम होता है ना, उसी तरह से धीरे धीरे हल्की छोटी छोटी गिरावट आप अपने पोर्टफोलियो में देखते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो अभी क्या है, सिर्फ पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। तो अभी मैं तो सिर्फ यही बोलूँगा कि फंड को बचा के रखिए और जब मार्केट एक जगह रुक जाए, जब शेयर्स में तेज़ी बननी शुरू हो जाए, अभी क्या है शेयर्स धीरे धीरे घट रहे हैं, तो शेयर्स में जैसे ही तेज़ी बननी हो और मोमेंटम बनना शुरू हो ऊपर की तरफ, तभी ख़रीदारी करनी शुरू की जानी चाहिए। और एक्चुअली क्या है, दूसरी बात यह है कि आजकल मार्केट अपने पॉजिटिविटी पर रिएक्ट कम कर रहा है और सिर्फ जो रिएक्ट कर भी रहा है तो सिर्फ इंडेक्स में रिएक्ट कर रहा है, शेयर्स में रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा मार्केट को समझें, थोड़ा सा रुक कर अगर हम ट्रेड करें, थोड़ा सा एनालिसिस करके करें, थोड़ा समझ लें मार्केट को और समझने के बाद में अभी क्या है, कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ निकल के नहीं आ रही है। सब कुछ जो न्यूज़ थी वो सब बराबर हो चुकी हैं और अब अगर आप देखेंगे तो इलेक्शन भी निकल गया और हमारा जो बजट था वो सब निकल चुका है। अब कोई बड़ी न्यूज़ मार्केट में बची नहीं है। तो इसीलिए क्या है, मार्केट क्या है साइडवेज हो रहा है, शेयर्स भी क्या है धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, ना तो कोई बड़ी तेज़ी है ना ही बड़ी गिरावट है, धीरे धीरे गिरावट ही आपको देखने को मिल रही है। तो इसीलिए अभी क्या है, मार्केट साइडवेज है, थोड़ा सा रुक कर ट्रेड करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मार्केट को समझ कर ट्रेड करने की ज़रूरत है। मार्केट ने अभी कंफ्यूज कर रखा है सभी लोगों को, तो उस कंफ्यूजन में जब कुछ समझ में नहीं आए तो थोड़ा रुक जाना चाहिए, जब समझ में आने लगे तब आप ट्रेडिंग करना शुरू करें। तो 25,145 पर आप देखिए क्लोजिंग दी है। वहीं पे इंडिया बिक्स में हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिल रही है, डाउ जोन्स में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है 1% के ऊपर। तो ये नेगेटिव सेंटीमेंट हो गया कल की मार्केट के लिए। वहीं पे नेस्डैक में भी छोटी सी गिरावट देखने को मिल रही है आईटी स्टॉक में, लेकिन जो डाउ जोन्स है, डाउ जोन्स अभी हमारे लिए कल के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट बता रहा है। वहीं पर अगर आप देखेंगे हमारे निफ्टी फ्यूचर्स को, तो निफ्टी फ्यूचर्स के हिसाब से तो गैप अप देखने को मिल रहा है 145 और 235, यानी कि 235 110 पॉइंट का यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। किसमें, निफ्टी फ्यूचर्स में। वहीं पे गिफ्ट निफ्टी अभी करेंटली कितना ट्रेड कर रहा है 25,178। तो अगर इन्हीं लेवल्स पे कल गिफ्ट निफ्टी ओपन होता है तो हम लोग हल्का फुल्का गैप अप होने की कोशिश कर सकते हैं, यानी कि गैप अप या फिर फ्लैट, क्योंकि 25,145 और गिफ्ट निफ्टी कितना 45 और 28 और 5 33, तो फ्लैट टू पॉजिटिव हम लोग कल ओपन हो सकते हैं।
और ज़्यादातर फ्लैट के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर यूएस डाउ जोन्स के हिसाब से खुलता है तो फिर हम गैप डाउन भी हो सकते हैं। लेकिन ये तो है एक ओपनिंग की। बाकी मार्केट का मूवमेंट कैसे रहेगा, तो कमोडिटी मार्केट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ देख लीजिए आप, गोल्ड में हल्की फुल्की तेज़ी देखने को मिल रही है, सिल्वर में 0.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है, कॉपर यानी मेटल में कल तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं पे आप देखेंगे क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल, इन सब में क्या है, एक गिरावट देखने को मिल रही है। और जो क्रूड ऑयल 80-85 के पास था कुछ समय पहले, वो अब देखिए कहाँ 70 के नीचे आ चुका है। तो बड़ा क्रैश देखने को मिल रहा है। हालांकि हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि जितना सस्ता मिलेगा हम लोग बाहर से सस्ता खरीदेंगे, और सस्ता खरीदेंगे तो हमें हमारी देश में महंगाई कम होती हुई नज़र आएगी। तो ये थोड़ी सी पॉजिटिव है। लेकिन ये मंदी की तरफ भी इशारा कर रहा है। मंदी का कैसे, कि यानी कि ईरान, इजराइल, रूस, यूक्रेन का, इसका सब चलते हुए भी क्या है, मार्केट में डिमांड नहीं है मतलब ख़रीदारी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, मंदी देखने को मिल रही है। डिमांड नहीं है मतलब मंदी है। तो थोड़ा सा ये मंदी को लेकर भी टेंशन बनी हुई है। इसी वजह से आप देखेंगे मार्केट साइडवेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो हमारा आज जो करेंसी है, इंडियन करेंसी, आप देखेंगे तो इसमें लगातार आप देखेंगे थोड़ी इंडियन करेंसी में क्या है, थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। रुपया कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉलर में हल्की क्या हो रही है, तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं पर डॉलर इंडेक्स को देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स देखिए हल्का फुल्का यहाँ पे भी प्रेशर में दिखाई दे रहा है। बट इसका असर, इस डॉलर इंडेक्स का असर हमारी करेंसी पे देखने को नहीं मिल रहा है। करेंसी में गिरावट हो रही है, यानी डॉलर बढ़ रहा है और डॉलर इंडेक्स गिर रहा है। तो ये क्या है, दोनों के अपोजिट चल रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। यानी कि अगर डॉलर इंडेक्स में गिरावट है तो क्या डॉलर में भी गिरावट होनी चाहिए थी, लेकिन हो रहा है इसके उल्टा। लेकिन अगर कल के दिन भी अगर ये डॉलर नीचे आता हुआ दिखाई दे तो कल मार्केट हमारा संभल सकता है। वहीं पे क्रिप्टो करेंसी देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी में पूरी तरह से क्रैश आ चुका है। देखिए बड़ा क्रैश। बिटकॉइन को देख लीजिए, 3.5% का, 3% का इथेरियम, कार्डेनो फ्लैट दिखाई दे रहा है। बाकी की इक्का दुक्का क्रिप्टो करेंसी को देखेंगे तो उसमें ग्रीनरी है, अभी एक ही दिखाई दे रही है। बाकी सब में देखिए लाल रंग ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से भी नेगेटिव संकेत है। लेकिन हाँ जी, अगर आप इसको देखेंगे बॉन्ड यील्ड को देखेंगे तो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में गिरावट देखने को मिल रही है। कल भी अगर ये गिरावट देखने को मिलती है तो ये थोड़ा पॉजिटिव संकेत रहेगा। अगर गिरावट रहेगी कल बॉन्ड यील्ड में तो क्या होगा, एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, और शॉर्ट कवरिंग के बाद ऊपर के लेवल पे हमारा मार्केट टिक भी सकता है। कल दूसरी बात, हफ्ते का आखिरी दिन भी है तो कल से उम्मीद कम ही की जाए, क्योंकि कल फ्राइडे 2 दिन छुट्टी रहती है तो लोग क्या होते हैं, पोजीशन काट कर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वहीं पे अगर आप अपना इंडिया का बॉन्ड मार्केट देखेंगे, ये देखिए तो क्या होगा, यहाँ पर इंडिया के बॉन्ड मार्केट में तेज़ी है। तो ये थोड़ा नेगेटिव संकेत भी यहाँ देखने को मिल रहा है। तो कल के लिए मार्केट की मिले जुले सेंटीमेंट है। कल का दिन मुझे लगता है कि मार्केट में निवेश ना करें तो ही ठीक रहेगा। एक बार मार्केट का मोमेंटम हमें पता चल जाए, एक डायरेक्शन पता चल जाए, तभी मार्केट में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा। तो कल के लिए मार्केट के लिए ज़्यादातर सेंटिमेंट्स नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। 25,000 के अगर नीचे जाता है मार्केट तो एक नेगेटिव सेंटिमेंट बनता हुआ दिखाई देगा, फिर मार्केट में बिकवाली आने के चांसेस हैं। 25,000 एक बड़ा सपोर्ट लेवल बन चुका है हमारे लिए। तो 25,000 के ऊपर जब तक रहता है तब तक टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको मैं बता दूं, ये देखिए 25,000 को अगर आप देखेंगे, वीक 52 हाई कितना है, 25,333 है। तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। ये गिरावट तो एक दिन में भी कवर हो सकती है। तो 25,000 हमारा मेन प्राइस है, जहाँ से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं। 25,000 के अगर नीचे जाता है तो एक चिंता वाली बात हो सकती है। तो अभी तो देखिए देखने वाली बात है कि इस हफ्ते क्या हमारा वीकली क्लोजिंग रहती है, उस समय देखने को मिलेगा। लेकिन अभी सही समय, उचित समय नहीं है। हालांकि पैनिक फैलाने की कोशिश की जा रही है मार्केट में।
क्योंकि साइडवेज है मार्केट में अपनी इंडियन मार्केट में कोई कमी नहीं है। बस जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो कंफ्यूज करते हैं छोटे ट्रेडर्स को, जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं हमारे अब जैसे जो ट्रेडर्स होते हैं उनको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। FII DII को देख लीजिए तो DII फिर से अपने रंग में आ चुके हैं, खरीदारी करके गए 2970 करोड़ की, वहीं पे 688 करोड़ की बिकवाली करके गए FII। तो लेकिन दोनों का अगर हम निकाल दें डेटा, निकाल दें तो क्या हुआ, पॉजिटिव निकल के आ रहा है, यानी कि FII DII का नेट निकालें तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव ही निकल के आ रहा है, बाइंग निकल के आ रही है। और कितना निकल के आ रही है दोस्तों, मतलब 2300 करोड़ के लगभग यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। तो ये कल के लिए ये एक सिंगल पॉइंट जो मुझे लग रहा है एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से अगर कल भी बाइंग आ जाती है और FII DII अगर दोनों खरीदारी कर लेते हैं तो कल के दिन हमारी मार्केट में तेज़ी लौटने के पूरे चांसेस बन सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा निफ्टी का एनालिसिस। अब मैं बात करता हूँ 5 शेयर्स की। सबसे पहले शुरू करते हैं, और ये 5 शेयर ऐसे हैं दोस्तों आपको फ्यूचर में एक बड़े रिटर्न, मल्टीबैगर रिटर्न बना के दे सकते हैं। मिश्र धातु निगम लिमिटेड फिर से 400 पर आ गया है, खरीदारी का मौका आपको दे रहा है। 400 का इसका जो प्राइस है 397, 400 पे 395 का, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्राइस है। अगर इससे नीचे जाता है तो फिर आप 350 तक वेट करिए, और 350 पे आपको मिलता है तो आप ख़रीदारी करके जा सकते हैं। वहाँ से ये शानदार रिकवरी करता हुआ नज़र आता है। आपको आगे चार्ट में दिखाऊंगा मैं। 404.50 का प्रीवियस क्लोज था, 403 का लो लगाया, 410 का हाई लगाया, ओपन का हुआ था 404 रुपये 80 पैसे पे, और आप देख सकते हैं 404 रुपये 20 पैसे पे इसकी आज क्लोजिंग दी है। हल्की सी 30 पैसे की 0.30 पॉइंट की गिरावट के साथ में 547 इसका वीक 52 हाई है। और अगर आप देखेंगे तो चार्ट देखिए, चार्ट को आप एक ही लाइन के नीचे इर्द गिर्द घूमता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए सबसे ज़्यादा मूवमेंट कहाँ है इसका, इसी लाइन के ऊपर है। ये देखिए ये पूरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, ये देखिए यहीं पे घूमता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका। और अगर इस लाइन की ये क्या है 397 400 के आसपास की लाइन है, और इसके नीचे आएगा तो कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, ये वाला, यानी कि ये कितना है 350 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर यहाँ आता है तो हम लोग ख़रीदारी करके जा सकते हैं। हालांकि ख़रीदारी हम इस लेवल पे भी कर सकते हैं, 40-60 वाले फॉर्मूले से ख़रीदारी कर सकते हैं। 40% फंड से हम अभी ख़रीदारी करें और 350 के आसपास जाए तो हम 60% फंड से ख़रीदारी करके एवरेज कर सकते हैं। एक बड़ा रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है। बात करते हैं टाटा पावर में फिर वही हाल हो गया है कि इसमें कंसोलिडेशन में आ गया है, और आप देखेंगे तो 420 फ्लैट क्लोजिंग दिया। यहीं पे कल क्लोजिंग थी इसकी 420.90 पे, और आज भी इसने वहीं पे क्लोजिंग दी है। 419 का लो लगाया, 424 का हाई लगाया, ओपन हुआ था यहाँ पर 421 रुपये 10 पैसे पे, और 471 का इसका ऑल टाइम हाई है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका चार्ट। देखिए ये चार्ट भी क्या है, इसी घेरे के अंदर, यानी कि ये वाले घेरे के अंदर ये घूमता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस वाले घेरे के पास में जब भी दिखाई दे, यानी कि जिस घेरे के ऊपर जब निकलेगा तभी इसमें एक बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो ये कहाँ पर है दोस्तों, ये बताता हूँ आपको मैं कि ये वाला जो है 450 के ऊपर की लाइन है। ये कहाँ की है, 450 के ऊपर की लाइन है, और ये 420 के आसपास की लाइन है। तो 420 अगर इस लाइन के नीचे जाता है तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, और इसके बाद में आपको फिर 400 370 के आसपास मिले तो आप आंख बंद करके फिर से इस स्टॉक में ख़रीदारी करके जा सकते हैं एक बड़े रिटर्न लेने के लिए। तो अभी क्या है, ये कंसोलिडेशन में है। 2 साल देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ कंसोलिडेशन था। 2 साल तक ये इसी तरह से कंसोलिडेट करता रहा। कहाँ पर, ये 200 से लेके 250 के बीच में ये 2 साल तक वहीं पे रुका रहा दोस्तों। और उसके बाद देखिए इसने डबल हो गया स्टॉक।
तो इसीलिए क्या है, आने वाले टाइम में जब इस कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा तो एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। हम 600-700 के आसपास हम इस स्टॉक से उम्मीद कर सकते हैं। अदानी पावर से देखेंगे तो कोई कमी नहीं है, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, पावर सेक्टर का दिग्गज शेयर है। वैसे भी टाटा का नाम इससे जुड़ा हुआ है, तो इस स्टॉक के साथ में लोग हमेशा गेम प्ले करते हैं, लेकिन जब ये भगता है तो 2 साल के रिटर्न 1 महीने में ही बनाकर दे देता है। तो स्टॉक बहुत अच्छा है, ख़रीदारी करके लॉन्ग टर्म के नज़रिए से ख़रीदारी करके जा सकते हैं। और बात करते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन की। ये भी दिग्गज शेयर है इंडियन रेलवे का, पूरे रेलवे को फंड सप्लाई करता है। और देखिए फिर से उसी लेवल पे आ गया है ये, जहाँ पर इसने काफ़ी दिनों तक कंसोलिडेशन किया था। आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए 170 से लेके 180 के बीच में जो कंसोलिडेशन किया था, वो ही एक लंबा कंसोलिडेशन फिर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो ये इतना लंबा कंसोलिडेशन हम इसको बोल सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा लंबा कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब और कंसोलिडेशन के बाद में इसका ट्रैक रिकॉर्ड आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वाला जो कंसोलिडेशन था ये बहुत लंबा था। ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन जो देख रहे हैं, ये कंसोलिडेशन कहाँ है, ये करीब 40-50 के आसपास है। याद होगा आपको 1-1.5 साल पहले कहाँ पर था, 33-34 रुपये पे घूमता हुआ नज़र आता था। और उसके बाद में जब उसने ब्रेक किया तो देखिए कहाँ आया, कहाँ पर आ गया, 170-190 पे आ गया था। और उसके बाद में फिर ये नीचे आया, और नीचे आने के बाद कहाँ पर आया, देखिए यहाँ पर आया। और यहाँ पर आने के बाद में फिर इसमें एक बड़ा कंसोलिडेशन चला, ये वाला, ये कौन सा था, 140 से लेके 150 के बीच में। और फिर वहाँ से निकला तो कहाँ तक गया दोस्तों, ये 170-75 के आसपास गया, ये देख सकते हैं आप। और उसके बाद में 170-75 के आसपास में गया। फिर यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन हुआ 170 से लेके 80 के बीच में। फिर इसने 229 का हाई लगाया, और 229 का हाई लगाने के बाद अभी फिर उसी बड़े कंसोलिडेशन में आ चुका है। तो अगर ये 170 से नीचे जाता है तो फिर ये नेगेटिव माना जाएगा। 170 का स्टॉप लॉस 169.5 का आप स्टॉप लॉस लगा के जा सकते हैं इस स्टॉक में। और मेरा तो जहाँ तक लगता है मुझे यहीं से ये वापसी करना चाहिए इस स्टॉक, क्योंकि काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन हो चुका है। और इस बार जब इसमें कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा तो दोस्तों एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। और 229 का जो प्रीवियस इसका जो लाइफ टाइम हाई है उसको भी तोड़ता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये था IRFC। तो आप ख़रीदारी करके जा सकते हैं 40-60 वाले फार्मूले से। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लीजिएगा। वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अब बात करते हैं चौथे स्टॉक की, RBL बैंक की। RBL बैंक का मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि जब ये 231 के ऊपर वीकली क्लोजिंग दे दे, क्या दे दे, वीकली क्लोजिंग दे दे, तब आप ख़रीदारी करके जा सकते हैं। या 190 पे मिल जाए या 180 पे मिल जाए, तब आप इसमें आप आँख बंद करके ख़रीदारी करके जा सकते हैं। और 190 से लेके 192-231 के बीच में इसमें ख़रीदारी का जोन नहीं है। या तो आप 190 के पास में ख़रीदारी करिए। आपको दिखा देता हूँ मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। ये देखिए, ये है यहाँ पर, ये 190 वाला लेवल है, यहीं से इसने तेज़ी पकड़ी थी। या फिर 170 वाला, इसके नीचे आ जाइए, यहाँ से इसने तेज़ी पकड़ी थी। तो ये वाले जो है, यहाँ से क्या किया था, मार्केट ने, स्टॉक ने भागना शुरू किया था। और उसके बाद में देखिए कहाँ पर आया, ये आप देख सकते हैं 220 के आसपास में, 218, ये वाला जो लेवल है ना 217-18, ये है आपका अभी 200 कहाँ पर चल रहा है, 216 पे चल रहा है, 216 पे चल रहा है। और ये था आपका 216 के बाद में ये आपका 230-31 के आसपास का। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 231 के आसपास में जब आप इसमें ख़रीदारी करेंगे, 200 कहाँ पर, 231 के आसपास में जब इसमें ख़रीदारी करेंगे तो वहाँ से क्या है, वहाँ से इसने तेज़ी पकड़नी शुरू की थी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी दिन कंसोलिडेशन रहा था। ये वाला देख लीजिए, ये वाला
तो यहाँ से जब ये निकलेगा तब एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। तो 231 के ऊपर जब ये वीकली क्लोजिंग दे दे तब आप इसमें ख़रीदारी करके जा सकते हैं। स्टॉक बहुत शानदार है, आपको बड़े प्रॉफिट बना के दे सकता है ये। और लेकिन अभी जब तक 231 के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे तब तक इसमें वीकली क्लोजिंग, तब तक इसमें ख़रीदारी का सही समय नहीं है। अब बात करते हैं PIGL की दोस्तों। ये स्टॉक ऐसा है, पिछले करीब 40-50 ट्रेडिंग सेशन से लगातार आप देखिए अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगाता हुआ जा रहा है। मार्केट क्रैश हो रहा है, मार्केट भाग रहा है, इस स्टॉक पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 55 रुपये पे था तब भी मैंने इसको ख़रीदारी के लिए बोला था, और 55 रुपये के बाद में जब ये 71 रुपये पे आया था तब मैंने बोला था ख़रीदारी करके जा सकते हैं। 84 रुपये के लिए पहला टारगेट, फिर मैंने 93 का बोला था, और 93 के बाद में क्या बोला था, 150 का टारगेट के लिए। 150 का टारगेट मेरा दिया वो अचीव हुआ, और उसके बाद में स्टॉक अभी भी रुकने के लिए तैयार नहीं है, और इसमें अभी ख़रीदारी का बिल्कुल ठीक समय नहीं है, क्योंकि अब बहुत ही महंगा हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा भाग चुका है ये स्टॉक। अब हमें सिर्फ वेट करना पड़ेगा इस स्टॉक का, कहाँ के लिए, 90 रुपये के लेवल के लिए। 90 रुपये पे आ जाता है, 85 या 90 कहीं पे भी मिल जाए, आप आंख बंद करके ख़रीदारी करके इस स्टॉक में जा सकते हैं। चार्ट देखिए, मैं कंसोलिडेशन की बात कर रहा था IRFC में, टाटा पावर में, किसमें, IRFC का बोला था मैंने, टाटा पावर में बोला था, RBL बैंक में बोला था। आपको मैं ताकत दिखाता हूँ कंसोलिडेशन की। ये देखिए ये कितना लंबा कंसोलिडेशन है, और कंसोलिडेशन के बाद में ये देखिए कहाँ है, आज भी अपर सर्किट में भाग रहा है। कितने ट्रेडिंग सेशन है आप देख सकते हैं, ये कितने ट्रेडिंग सेशन होंगे आप देख लीजिए। और ऐसा चार्ट मैंने बहुत कम देखा है, इनफैक्ट मैंने ऐसा चार्ट देखा ही नहीं है कि लगातार भाग रहा है। एक भी दिन देखिए आप गिन सकते हैं, ये सारे जो कट लगे हुए हैं ये सारे क्या हैं, अपर सर्किट के कट लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं ये। तो अभी हालांकि इसमें ख़रीदारी का सही समय नहीं है। जो मल्टीबैगर रिटर्न इस स्टॉक ने दिए हैं वही मल्टीबैगर रिटर्न आपको आने वाले टाइम में टाटा पावर में, मेधानी में, और आप RBL बैंक में इन चारों स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेंगे। RBL बैंक, और ये कौन सा है, RBL बैंक हो गया, और आपका IRFC हो गया, और ये टाटा पावर हो गया, और मेधानी। 5-4 स्टॉक्स में आपको मल्टीबैगर रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है दोस्तों। तो अगर ये स्टॉक कहीं पे भी आपको गिरावट में ख़रीदने को मिल रहे हैं तो आप इसका फ़ायदा उठाइए, और 40-60 वाले फार्मूले से ही ख़रीदारी करके जाइएगा। 40 और 60 वाले फार्मूले से। 40-60 वाला फार्मूला क्या है, अगर आपके पास में 100 रुपये हैं तो उसमें से 40 रुपये ही इन्वेस्ट करिए, और 60 रुपये बचा कर रखिए एक बड़ी गिरावट के लिए। जिस दिन आप 10-20% की गिरावट हो, 20% की गिरावट हो जाए आपके स्टॉक में, या फिर 30-40% की गिरावट हो जाए, आप 60% बचे हुए स्टॉक फंड से आप इसको एवरेज कर लीजिए। एक बड़े प्रॉफिट में आप हमेशा अपने आप को पाओगे। यानी कि एवरेज करने पर एक तो नंबर ऑफ़ शेयर ज़्यादा हो जाएंगे, और निचले प्राइस पर आपका एवरेज हो जाएगा, और जब रिकवरी करेगा मार्केट तो आप एक बड़े प्रॉफिट में हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनकर उभरेंगे। ये तो मेरा आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम।